वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन स्टूडेंट्स। वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज क्या होती है? लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्या नाउन फ्रेज किस तरह से होती है, नाउन फ्रेज क्यों इस्तेमाल करते हैं और उसका रीज़न क्या है उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अब हम देखने वाले यहाँ पे वर्ब फ्रेज क्या होती है। वर्ब फ्रेज बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो क्या होता है कि वर्ब फ्रेजेस यूजुअली कंटेन द लेक्सिकल वर्ब्स एज अ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब में लेक्सिकलिटी होती है। लेक्सिकलिटी मीन्स लेक्सिकल होता है, बदलाव होता है, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं और वो थोड़ा सा लॉन्गर हो जाता है, थोड़ा सा स्पेशलाइज हो जाता है। तो किस तरह से स्पेशलाइज होता है? तो लेक्सिकल वर्ब्स में बी प्रोसीड बाय वन और मोर ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो बहुत बार ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब एक से ज़्यादा आ जाते हैं, एक या दो ऑक्सिलरी वर्ब उसमें यूज़ होते हैं। तो ये किस तरह से? तो हर किसी वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं बोल सकते, वर्ब फ्रेज नहीं बोल सकते। तो वर्ब फ्रेज बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है और कैसे वर्ब फ्रेज बनाई जाती है? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट मोस्ट वन इज़ हाउ टू मेक। तो हियर सिंपली इज देयर 1 2 3 okay. Whenever we are using the noun phrase verb phrase, that time we have to use 1 2 or 3 auxiliary verbs. तो ऐसे कैसे पॉसिबल है सर? उसमें एमिजारी आता है, वॉजवेरी आता है, शूड वूड एक ही आता है। तो इसमें दो दो तीन तीन एडवर्ब कैसे, ऑक्सिलरी वर्ब कैसे यूज़ करेंगे? होते हैं, ज़रूर होते हैं। और अब जब होते हैं तो ये वर्ब बहुत स्पेशलाइज बन जाता है एंड दैट बिकम द वर्ब फ्रेज। तो एग्जाम्पल पे समझ में आ जाएगा आपको कि इसमें दैट कार मे हैव बीन स्टोलन। अभी दैट कार के बाद मे, ये मेन ऑक्सिलरी है, उसके बाद हैव इज अटैच विद दिस, बीन इसको छोड़ दिया गया, वापस से स्टोलन, ये मेन वर्ब है। इसका हेड जो है, मैंने आपको पहले कहा कि इसमें वर्ब कोई भी फ्रेज में हेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हेड है स्टोलन, उसे लगा दिए ये 3 मॉडल ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरीज हम कहेंगे। तो ये तीनों लगाने के बाद ये वर्ब थोड़ा सा अलग बन गया। मे हैव बीन स्टोलन, मे हैव बीन स्टोलन, शायद चोरी हो गई होगी। ये जो हम यूज़ कर लेते हैं तो दैट बिकम द वर्ब फ्रेज। और इसे आगे कैसे समझ में आते हैं और देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, बहुत समझ में आती। तो व्हेन 2 और मोर ऑक्सिलरी वर्ब्स अपीयर बिफोर द मेन वर्ब, जब मेन वर्ब के पहले एक या 2 या 3 ऐसे 2 से ज़्यादा अगर ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, 2 से ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 2 या 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते, 2 या 3 ही आते हैं और एक नहीं आना चाहिए। एक तो जनरली वैसे भी आता है, तो इसको हम वर्ब फ्रेज नहीं कहते। तो 2 या 2 से ज़्यादा मतलब 3, 2 या 3, चौथा नहीं आएगा कभी। तो मेन वर्ब इज़ इन अ वर्ब फ्रेज दे ऑब्जर्व एज अ इन ऑर्डर। तो फॉलोइंग इस तरह से हम उसको ये करते हैं। मॉडल होता है, जब मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं तो उसमें परफेक्टिव होता है, प्रोग्रेसिव एंड पैसिव होता है। अब इसमें फॉर एग्जांपल मे, तो मे जो है वो प्रोग्रेसिव है, परफेक्टिव है, हैव ये प्रोग्रेसिव था, ये पैसिव हो गया। तो इस तरह के ये पोजीशन होती है। जैसे बीन लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, प्रोग्रेसिव, परफेक्शन, हैव, हैड, बीन वगैरह ऐसा जो लगाएंगे वो मॉडल ऑक्सिलरी में। तीसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। इसमें क्या करेंगे कि मॉडल पैसिव में क्या करते हैं कि इसमें देखिए द कार कैन बी पार्क्ड। अब इसमें कैन बी पार्क्ड 2 का इस्तेमाल हो गया। मैंने आपको कहा 2 या 2 से 3, 2 से ज़्यादा 3। तो ये 3 या 2 मॉडल ऑक्सिलरीज बीच में आते हैं, वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं, तो तब मेन वर्ब के साथ तो ये होती है वर्ब फ्रेज बन जाती है। अब दूसरा इसका इस्तेमाल वो क्या कि प्रोग्रेसिव मतलब जो कंटिन्यूसली है, ये मॉडल पैसिव हो गया। अब ये द कार इज़ बीइंग पार्क्ड, तो इज़ बीइंग पार्क, ये 2 ऑक्सिलरीज हो गए, उसमें यूज़ हुए। तीसरी बात इसमें हुई परफेक्टिव में परफेक्टिव और प्रोग्रेसिव में कैसे होगा? हैज़ बीन पार्किंग। ये स्पेशल जैसे हमारे सारे परफेक्ट जो होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है हमारा, वो सारे के सारे इस वर्ब फ्रेज के लिए जाने जाते हैं। शी हैज़ बीन पार्किंग अ कार, हर कार फॉर ईयर। उसकी कार हैज़ बीन पार्किंग, ये पूरा का पूरा वर्ब फ्रेज हो गया। और लास्ट वाला जो होता है परफेक्टिव, हैज़ बीन पार्क, ये भी वर्ब फ्रेज हो गया। इस तरह से ध्यान में रखना है कि वर्ब फ्रेज जो आती है वो ऑक्सिलरी वर्ब 2 से 3 आते हैं।
और लास्ट में मॉडल परफेक्टिव आता है। ये बहुत डिफ़िकल्टी कभी कभी होती है, ये सिंपली आपको मिल भी जाएंगे लेकिन थोड़ा सा समझ में होता है। द कार शुड हैव बीन पार्क करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की। तो नेक्स्टली हमें उसका यूज़ क्या होता है और किस तरह से उसको समझना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कि वर्ब फ्रेज जो होते हैं उसके एस्पेक्ट क्या है। एस्पेक्ट मतलब उसका आजू बाजू में क्या आता है, कैसे आता है, उसके क्या क्या बाजू है, किसकी क्या क्या साइड्स है, वो सारे साइड्स हमको समझने होते हैं। कि while the tense refer to the absolute location of the event in the time as the past or the present, aspect refers to show to how an event must be viewed with respect to the time। अब aspect इसलिए होता है कि टेंस जो होता है, एक पर्टिकुलर जो टेंस होता है, ये टेंस पर्टिकुलर प्लेस को कंफर्म करके बताता है। कंफर्म होता है कि ये प्लेस होने वाली है, ये प्लेस है। ये जब फिक्स हो गई, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट टाइम वी हैव टू यूज़ अ वर्ब फ्रेज दैट बिकम द वर्ब फ्रेज इन दैट। फॉर एग्जाम्पल, aspect is a grammatical category that express how an action, event or state denoted by verb related to the flow of time। aspect क्या होता है? aspect means what, कि कौन सी ग्रामेटिकल इवेंट एक्शन किस तरह से ली गई है। ये ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन है कि एक्शन किस तरह से ली गई, कैसे, वो किस सिचुएशन में ली गई, इवेंट क्या था, स्टेट क्या थी, डिनोटेड बाय द वर्ब, वर्ब क्या डिनोट कर रहा है उसके लिए, रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ टाइम, टाइम फ्लो किस तरह से होता है उसके लिए। बहुत एग्जांपल आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं। तो पंकेश लॉस्ट हीज डॉग 3 months ago। अभी पहला सेंटेंस है, उसमें फिक्स है कि 3 महीने पहले उसका डॉग खो गया था, लेकिन ये फिक्स हो गया, उसका एस्पेक्ट इतना नहीं आएगा, तो ये वहाँ पे वर्ब फ्रेज हमको नहीं मिलने वाली। तो वर्ब फ्रेज कहाँ मिलती है? जैसे हम यूज़ करते हैं कि पंकेश हैज़ लॉस्ट हिज डॉग, पंकेश हैज़ लॉस्ट, उसको खो गया, ठीक है। पंकेश लॉस्ट हिज डॉग 3 months ago, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का हो गया। तो वो सिंपल पास्ट टेंस में खो गया, लेकिन फिक्स टाइम नहीं है उसका, फिक्स कोई ऐसा 3 month दिया ज़रूर है, लेकिन वो रेगुलरली हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हुआ। सेकंड सेंटेंस जो है वो है परफेक्ट, टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, परफेक्ट कैटेगरी है, वर्ब ने डिनोट कर चुका है और एक्शन वाज डन। तो उसको एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे हम। इन द सेकंड सेंटेंस एग्जांपल, द ऑक्सिलरी इज़ परफेक्टिव ऑक्सिलरी, परफेक्टिव ऑक्सिलरी है और एक्सप्रेस द परफेक्टिव एस्पेक्ट, परफेक्ट होने की वो एस्पेक्ट होता है। पहले सेंटेंस में परफेक्शन नहीं है, इसमें सिंपल टेंस है। दूसरे सेंटेंस में परफेक्शन है, पूरी तरह से हो गया है। इस वर्ब इज व्हाट, हैज़ लॉस्ट। इट इंडिकेट दैट एन इवेंट अक्यूर प्रायर टू द टाइम ऑफ रेफरेंस। अब ये जो है कंटिन्यूस, पहले उसमें जो है कंटिन्यूस जनरल सिचुएशन हो गई है। तीसरे इसमें सेकंड सेंटेंस में वही है कि वो कम्प्लीटली एक्शन हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है। एंड इट अक्यूर प्रायोरिटी, वो टाइम को प्रायोरिटी भी दी गई है कि ये पास्ट में हुआ, एक फिक्स टाइम था। इस तरह के हमको पता चलता है कि हैज़ बीन इज़ वन टाइप ऑफ वर्ब फ्रेज फॉर दिस। वर्ब फ्रेजेस एस्पेक्ट्स सेकंड ये होती है कि जो पंकेश हैड लॉस्ट हिज डॉग, सेकंड है इन दिस सेंटेंस द इवेंट अक्यूर इन द पास्ट बट वी नो दैट इट हैज़ स्टिल रिलेवेंट एट द सम लेटर टाइम। और ये जो है जैसे हमने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रेफर करता है, हैड लॉस जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम से रेफर करता है, बाद में जो टाइम हुआ वही। तो टाइम क्या है कि पास्ट को ये फिक्स करता है। पंकेश हैज़ लॉस्ट हिज डॉग सो शी कुड नॉट टेक हिम द शो। तो ये डॉग से ये पता चल गया कि वो डॉग खो गया, इसलिए वो ला नहीं सकती, ये हमें पता चल जाता है उससे। द आइडिया ऑफ द रिलेवेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो रिलेवेंस के आइडिया क्या है? तो इसका डॉग खो गया है, तो इसके लिए रिलेटिविटी आती है। तो सेकंड सेंटेंस उसका रिलेशन है, सेकंड सेंटेंस से रिलेशन वो समझ में आता है कि एस्पेक्ट क्या है उस सेंटेंस का, जो एक बात जो क्या है कि खो गया है इसलिए वो नहीं आ सकता। तो सेकंड सेंटेंस का आंसर कि हैड लॉस्ट, ये उसका एस्पेक्ट हो गया। रिलेटिविटी वो पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, एस्पेक्चुअल ऑक्सिलरी इज़ अ प्रोग्रेसिव ऑक्सिलरी। बी, एस्पेक्चुअल जो ऑक्सिलरी होती है वो प्रोग्रेसिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, पंकेश इज़ टेकिंग हर डॉग आउट। पंकेश जो है वो अपने डॉग को लेके जा रही है।
ठीक है। एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है, प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव अभी चल रहा है, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है उसमें। पंकज वॉज टेकिंग हर डॉग आउट व्हेन ही गॉट लॉस्ट, जब वो बाहर लेके गया था, इसमें थोड़ा सा हो गया गड़बड़, तो उसमें वो बाहर लेके जब जा रहा था तभी खो गया है, तो इसमें हमें पता चलता है कि पास्ट टेंस का कोई एस्पेक्ट है, पास्ट टेंस में वो खो गया, वो पता चलता है इसमें। एंड उसका मूड क्या होता है, वर्ब फ्रेज का मूड किस तरह से, मूड कैसे डिसाइड होता है कि प्रोग्रेस, मूड रेफर टू द डिस्टिंक्शन in the form of the verb phrase that express the speaker's attitude towards what is said। स्पीकर क्या बोल रहा है, इसकी जो एक्शन है वो एक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है वो हमें पता चलता है, ग्रामेटिकल मूड पता चलता है। फॉर एग्जांपल इन लिंग्विस्टिक ग्रामेटिकल मूड इज़ द ग्रामेटिकल फीचर्स ऑफ द वर्ब। तो ग्रामेटिकल का जो फीचर्स होता है, वर्ब का जो फीचर होता है, फीचर को एक्सप्रेस करने का काम मूड करता है। उससे हमें पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली स्पीकर वांट टू से, द फैक्ट क्या है, डिज़ायर, उसकी बोलने की डिज़ायर क्या है, वो ऑर्डर दे रहा है, कमांड कर रहा है, और ही इज़ हैप्पी अनहैप्पी, उससे हमें उसका मूड पता चलता है। देयरफॉर द वर्ब फ्रेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल देयर आर 3 मेथड्स, 3 मोड्स होते हैं, एक इंडिकेटिव होता है, इम्पेरेटिव होता है और सब्जेक्टिव होता है। अब इंडिकेटिव क्या होता है, इंडिकेटिव मूड का मतलब होता है कि वो डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें आते हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो तीनों टाइप के जो सेंटेंस आते हैं वो होते हैं इंडिकेटिव मूड, तो इंडिकेट करते हैं सीधे सीधे। दूसरा जो होता है इम्पेरेटिव मूड, तो ऑर्डर्स एंड एग्जॉर्टेशन जो सेंटेंस आते हैं, जो सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस वो उसमें आते हैं। थर्ड जो है सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव मूड नॉन फैक्चुअल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो आती है। ये चौथा जो थोड़ा सा समझ में डिफ़िकल्टी होगी, और जो फैक्ट नहीं है, जो पास में होना चाहिए था, हो रहा था, ये जब बताया जाता है, फैक्ट नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इस सिचुएशन में उसका एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड। तो जैसे सब्जेक्टिव मूड जो होता है नॉन फैक्चुअल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन में वो माना जाता है। तो इसका एग्जांपल से पता चलेगा कि वी वर सब्जेक्टिव, इफ़ आई वर यू आई वुडेंट एक्सेप्ट द जॉब। अगर मैं तुम होता, तेरी जगह मैं होता, तो मैं जॉब एक्सेप्ट नहीं करता। अब ये होता तो नहीं करता, है तो नहीं, तो ये फैक्चुअल है, ये नॉन फैक्चुअल, ओके, नॉन फैक्चुअल है, फैक्ट तो है नहीं। तो होता तो मतलब होने ना होने की बात है, जैसे तैसे की बात है, होता है तो ये होता वो होता, तो नॉन फैक्ट है, कोई सिचुएशन नहीं है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाइपोथेटिकल समझो साइंस में स्पेशली हाइपोथेटिकल को ही पकड़ के हाइपोथेसिस को ही पकड़ के चलते हैं। समझो ऐसा हुआ, समझो ऐसा है, तो ये अगर होगा, इफ़ माई ब्रदर वेयर प्रेसिडेंट, अगर मेरा भाई प्रेसिडेंट होता ऑफ दिस रिपब्लिक, दिस देश का, तो व्हाट ही डू, तो वो क्या करता। तो ये होना ना होने की बात है तो कुछ नहीं, तो इससे मूड एक्सप्रेस होता है। ये हाइपोथेटिकल सब्जेक्टिव मूड, इसे हम कहते हैं कि हाइपोथेटिकल मूड होता है, ठीक है। सेकंड वाला जो है मैंडेटिव सब्जेक्टिव, ये पहले वाला वर्ब वाला हुआ मैंडेटिव। मैंडेटिव मीन्स थोड़ा सा मेंड होने वाला, चेंजिंग होने वाला। तो इसमें आस्क, इंसिस्ट और रिकमेंडेड, डिसाइड, सजेस्ट व्हेन फॉलोड बाय दैट, ये दैट के बाद फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ प्रोफेसर सजेस्टेड, इसके प्रोफेसर ने सजेस्ट किया कि ही टेक अप राइटिंग क्लासेस, राइटिंग की क्लास ली, इसके प्रोफेसर सजेस्ट किया। ये दैट के बाद आने वाले स्पेशल ये होते हैं, जैसे हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, ओके, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो इसमें बहुत सारे टाइम ये तरह का आता है, लेकिन सजेशन होना चाहिए। एक तो डिसाइड होगा, इंसिस्ट होगा, रिकमेंडेशन होगा, सजेशन होगा, पूछा होगा, तभी ये सेंटेंस को हम बोल सकते हैं, सबको नहीं कह सकते। दूसरा एग्जांपल है द बोर्ड इंसिस्ट दैट शी रिज़ाइन इमीडिएटली, दैट के बाद शी रिज़ाइन, ये एक्ट है, वो ऊपर का सजेशन है। अब तीसरा सेंटेंस भी हम देख लेंगे, द जज आस्क ही बी गिवन अ लाइफ सेंटेंस, बी गिवन, ये दैट के बाद ये जो पूछा हुआ है, ओके, ही आस्क के बाद डायरेक्ट ही बी गिवन, यहाँ पे ही इफ़ ही गिवन आना चाहिए, इफ़ ही गिवन अ लाइफ सेंटेंस। तो ये
आज के बाद, पूछने के बाद हुआ, तो ही बी गिवन डायरेक्ट सीधा हो गया उसका इंसिस्ट, वो डिसीजन होगा, डिसाइड कर लिया है। तो इस तरह का होते हैं वर्ब फ्रेज, ये आपको देखने को मिल सकते हैं, और इस वर्ब फ्रेज को हम बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो दैट द यूज़ ऑफ द मैंडेटिव सब्जेक्टिव इज़ मोर कॉमन इन द अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल होता है ज़्यादा। हाउएवर इट हैज़ मेड अ कंसिडरेबल कमबैक इन ब्रिटिश इंग्लिश इन रिसेंट ईयर्स। ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत सारे बार सब्जेक्टिव वर्ब को यूज़ नहीं किया जाता था, यूज़ नहीं होते थे। फिर जो सब्जेक्टिव मूड है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता था, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होने की वजह से उसे इस्तेमाल करने में दिक्कत आती थी। एंड it was very easiest is used into the common American English, but British English has accepted it before the 1st century. Yet in all the varieties of the English, the mandative subjective is far more common in the writing than in speech. और बहुत बार हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं तो मैंडेटिव टाइप का ही राइटिंग यूज़ करते हैं। तो इस तरह का हमें नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज की जानकारी मिल गई होगी, और आई होप, मुझे आशा है कि आप अच्छे से उससे पढ़े भी होंगे और प्रैक्टिस भी होगी आपकी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू यूज़ द प्रेपोजिशनल एडजेक्टिव एंड एडवर्बियल फ्रेजेस, उनका भी इस्तेमाल करेंगे। बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़।